नमस्कार, स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड के हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। मसूरी में 3 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन। चिंतन शिविर में पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। सीएम के साथ कैबिनेट मंत्री भी रहे मौजूद। न्याय मिलने में देरी से अंकिता के परिजन नाराज। सीबीआई जांच के साथ नार्को टेस्ट की मांग। जांच में हो रही देरी से जताई नाराजगी। ऋषिकेश में नशाखोरी के खिलाफ छात्रों ने ली शपथ। सुदूरवर्ती क्षेत्र पावकी देवी पहुंचे पुलिस। कार्यक्रम के माध्यम से छात्रों को दिलाई गई शपथ। ऋषिकेश में व्यापारी के घर चोरी करने वाला चोर गिरफ्तार। चोरी के 2 स्कूटी भी बरामद और चोरों से पूछताछ कर जांच में जुटी पुलिस। रुद्रप्रयाग में प्रेम प्रसंग में प्रेमी ने प्रेमिका को उतारा मौत के घाट। एसपी ने मामले का किया खुलासा। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। और अब खबरें विस्तार से। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी में उत्तराखंड सरकार का 3 दिवसीय चिंतन शिविर आयोजित हो गया है, और जिसमें प्रदेश के सभी कैबिनेट मंत्रियों के साथ ही मुख्यमंत्री शिरकत कर रहे हैं। और इस चिंतन शिविर को लेकर प्रदेश सरकार खासा आत्मविश्वास में दिखाई दे रहे हैं, और इससे प्रदेश की दिशा तय करने की उम्मीद जताई जा रही है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि चिंतन के साथ ही चिंता करने की भी आवश्यकता है कि हमारा प्रदेश किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में इस चिंतन शिविर के माध्यम से रोड मैप तैयार किया जाएगा और अर्थव्यवस्था, जीएसटी अधिकारियों और नेताओं का दूर दराज के क्षेत्रों में प्रवेश के भी कार्यक्रम तय किए जाने हैं। और उन्होंने आगे कहा है कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के समय में लखनऊ से योजनाएं तैयार की जाती थी और उसको भी ध्यान में रखकर कार्य किया जा रहा है, वही उन्होंने कहा है कि योजनाएं सिर्फ देहरादून तक ही सीमित ना हो और ये दूर दराज के क्षेत्रों में भी लागू की जा सके। इसके लिए भी चिंतन शिविर में वार्ता की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि उत्तराखंड 2025 में देश के आदरणीय राज्यों में शामिल होगा, उनके लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। ये चिंतन शिविर उत्तराखंड के समस्त पहलुओं को ध्यान में रखकर कैसे हमारा राज्य अगले आने वाले 5 सालों में, 10 सालों में इसका रोड मैप बने, किस प्रकार से यहाँ की अर्थव्यवस्था आगे बढ़े, यहाँ की जीएसडीपी में ग्रोथ हो, यहाँ के लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठे, हमारे अधिकारी गणों का ठीक प्रकार से जगह जगह पर प्रवास हो, हमारे सभी नेताओं का प्रवास हो, मंत्रियों का प्रवास हो दूर दराज के इलाकों में। और जो विकास का मॉडल है वो जैसे पुराने समय में लखनऊ में मॉडल बनता था, लखनऊ में उत्तर प्रदेश के संयुक्त रूप से जब हम लोग वहाँ थे तो वहीं से योजनाएं बनती थी। अब केवल देहरादून बेस्ड न बने, बल्कि हमारे सीमावर्ती क्षेत्रों में बने और सबकी जवाबदेही तय हो, और जो मूल्यांकन हो वो इस बात पर हो कि कितने रिजल्ट निकले हैं, कितना किसने परफॉर्म किया है, किसने अच्छा काम किया है, आउटपुट दिया है। और सभी को चिंतन के साथ यहाँ चिंता भी करनी होगी कि राज्य हमारा देश के श्रेष्ठ राज्यों में बने, हमारा 2025 में हम अग्रणी राज्यों में शामिल हों। उसके लिए लगातार 3 दिवसीय यहाँ पर चिंतन चलेगा, और इस चिंतन से मेरा मानना है कि निश्चित रूप से अमृत निकलेगा और इस अमृत से हमारा उत्तराखंड आगे बढ़ेगा। सब कुछ लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा अधिकारियों के लिए भी? हाँ, निश्चित रूप से अलग अलग सेशन में लक्ष्य निर्धारित होंगे, दिशा तय होगी कि हमें किस दिशा में जाना है, किस प्रकार के लक्ष्य हमारे हैं, कैसे हम हर क्षेत्र में उत्कृष्टता। और ऐसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मसूरी से हमारे संवाददाता धर्मेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, 3 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शिरकत की है। चिंतन शिविर को लेकर क्या कुछ जानकारी विस्तार से है, बताइए। जी, बताना चाहूंगा कि जब पूरी सरकार आज मसूरी में है और पूरा चिंतन शिविर यहाँ चल रहा है, पूरे अधिकारी, जो आला अधिकारी है, मुख्य सचिव से लेकर और जितने भी संबंधित विभागों के अधिकारी हैं, सबको आज बैठक में बुलाया गया है। और जो कैबिनेट मंत्री हैं वो भी सारे के सारे आज मसूरी पहुंचे हैं। 3 दिन तक ये चिंतन शिविर चलना है। इसमें जो है, जो भी बैठक में जो तय किया जाएगा उसमें जो उत्तराखंड की
जो दिशा है, जो दशा है, वो तय की जाएगी। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी विभागों को अपने अपने कार्यों की प्रगति रिपोर्ट देने के बाद भी कही है। साथ ही मंत्रियों को जो कहा गया है कि वो भी जो है दूरस्थ क्षेत्रों में प्रवास के लिए तैयार रहें और शीघ्र इसके लिए जो है योजना बनाई जाएगी। जो मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, जो उच्च अधिकारी हैं, वो जो उत्तराखंड के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र हैं, जो काफी पिछड़े हुए क्षेत्र माने जाते हैं, वहां जाकर वो प्रवास करेंगे, हम लोगों की समस्याओं के बारे में जानेंगे। और इस चिंतन शिविर से देखा गया है कि भाजपा के जो मंत्री हैं, जो अधिकारी हैं, उनमें खासा उत्साह भी देखने को मिला है कि जिस तरीके से पहली बार ये 3 दिवसीय चिंतन शिविर आयोजित किया गया है, कहीं न कहीं ये उत्तराखंड के प्रगति के लिए काफी मील का पत्थर साबित होगा। जी धर्मेंद्र, सीएम पुष्कर सिंह धामी जो है वो चिंतन के साथ साथ चिंता करने की भी बात को आवश्यक बताया है। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल, जो चिंता की बात उन्होंने कही, वो सीधे तौर पर अफसरशाही जो है उसको ध्यान में उसको केंद्रित करते हुए कही गई है कि सिर्फ चिंतन से ही कुछ नहीं होगा, उसके लिए चिंता करने की भी आवश्यकता है। उन्होंने साफ तौर पर अधिकारी और जो मंत्री हैं, जो कैबिनेट मंत्री, उनको साफ तौर पर चेताया है कि सिर्फ चिंतन से ही जो समस्या का समाधान नहीं होगा, इसके लिए चिंता करने की भी आवश्यकता है। और जो यदि चिंता होगी तो तभी जो है कार्य सफल हो पाएंगे। जिस तरीके सरकार की नीतियां हैं कि घर घर तक पहुंचाने की बात की गई है, तो अधिकारियों को भी स्पष्ट रूप से कड़े दिशा निर्देश दिए गए हैं कि इसका जो है प्रगति रिपोर्ट जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद चेक करेंगे कि कहाँ किस तरीके से प्रगति की गई है, तो उससे फीडबैक दिया जाएगा। इसी को लेकर उन्होंने चिंता की बात की है। जी शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसियों का मंगलौर के उदलहेड़ी में पहुंचने पर फूल मालाओं और ढोल नगाड़े के साथ जोरदार स्वागत किया गया है। और इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ता काफी उत्साहित नजर आए हैं। वहीं कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में स्थानीय ग्रामीणों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। और इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा है कि भारत देश सबका है और आजादी की लड़ाई में सभी लोगों का भरपूर योगदान रहा है, लेकिन आज बीजेपी सरकार धर्म और जातियों के नाम पर इस देश को बांटना चाहती है और बीजेपी इस देश का बंटवारा करना चाहती है। लेकिन इस देश की एकता और अखंडता के लिए राहुल गांधी ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है और जिसके अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा है कि सभी लोग कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने में जुटे हुए हैं, जिसका परिणाम लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। वहीं यात्रा में पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा के जरिए अपने कार्यकर्ताओं का उत्साह वर्धन और देश की एकता और भाईचारे को कायम करने में लगी हुई है और आज देश और प्रदेश का हर नागरिक अपने को डरा हुआ महसूस कर रहा है। बीजेपी सरकार की नीतियों के चलते लगातार देश और प्रदेश विकास की दृष्टि से भी पिछड़ते नजर आ रहा है और इसी को लेकर कांग्रेस पार्टी अब घर घर जाकर लोगों को जागरूक करने का काम करेगी। और राहुल जी का संदेश उत्तराखंड में, हरिद्वार में, संपूर्ण उत्तराखंड में उस संदेश को जन जन तक पहुंचाना हमारा ध्येय भी है, हमारा मकसद भी है। और जो मकसद राहुल गांधी जी का है, जिस तरह से देश का वातावरण बना है, माहौल है, नफरत, घृणा, समाज को बांटना, देश को बांटना, देश में नफरत पैदा करना और धर्म, जाति, मजहब के नाम पर लोगों को का बंटवारा करना, उसको लेकर राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पद यात्रा प्रारंभ की है। 155 दिन की पद यात्रा, 3600 किलोमीटर का सफ़र आसान नहीं है और लाखों लाख लोगों का समर्थन आदरणीय राहुल गांधी जी को मिल रहा है। मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है। औरंगाबाद से लेकर अकोला में मुझे भी शिरकत करने का, प्रतिभाग करने का, भारत जोड़ो यात्रा में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। एक माहौल है, माहौल बदल रहा है। राहुल गांधी जी ने माहौल बनाया है। देश सबका है, सबकी भागीदारी है, देश की आज़ादी में सबका योगदान है, सबकी भूमिका है।
और आज देश को एकजुट करने की नितांत आवश्यकता है। जो लोगों में डर पैदा किया जा रहा है, जो भय पैदा किया जा रहा है, उस डर भय को निकालना है, तभी देश आगे बढ़ेगा। इसमें कोई सियासत नहीं है। राहुल गांधी जी कोई सियासत नहीं कर रहे, कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं। मकसद है कि देश अगर एकजुट होगा, देश मजबूत होगा। और देश की जो परंपरा है, भारत की जो परंपरा है, जो गंगा जमुनी तहजीब है, उसको फिर हमें मिलकर एकजुट करना है और देश को आगे बढ़ाना है। इसलिए आज मैं आया हूँ, हमारे साथ एक कार्यकर्ता के रूप में आया हूँ। हमारे साथी सहयोगी इस बार यात्रा में हरिद्वार से प्रारंभ हो रही है और चलो और राहुल गांधी एक तपस्वी के तौर पर यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं और उत्तराखंड चैप्टर कांग्रेस पार्टी ने तय किया है यात्रा का। उसी के तहत आज हम लोग लखेड़ी से चौधरी चरण सिंह जी के चरणों में फूल अर्पित कर और 4 दिन की यात्रा हरिद्वार के ग्रामीण अंचल में निकाल रहे हैं, जो धनपुरा में संविधान के निर्माता और लोकतंत्र के स्तंभ जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की मूर्ति पर समाप्त। सबसे पहले तो जो हिंदुस्तान में भारतवर्ष में सांप्रदायिकता का माहौल फैला रखा है, ये भाईचारा बनाने का, इसका एक पैगाम भेजने के लिए हमारे राहुल गांधी जी लगे हुए हैं भारत जोड़ो यात्रा में। उसी का ये पार्ट है। आज कांग्रेस जन जन गांव में, गरीब के यहाँ, किसान के यहाँ जाके सबसे मिलने का काम करेगी और ये जो नफरत फैला रखी है इसको दूर करने के लिए आज जो है रैली निकलेगी 10 से 11-12 किलो। और अंकिता भंडारी के माता पिता अपनी बेटी को न्याय मिलने में हो रही देरी से नाराज हैं। मुख्य रूप से ऋषिकेश में चल रहे अनशन के दौरान शकुंतला रावत को जबरदस्ती उठाने पर भी वो प्रशासन से खपा है। उन्होंने अपनी बेटी अंकिता को न्याय दिलाने के लिए सीबीआई जांच के साथ ही आरोपियों के नार्को टेस्ट कराने की मांग भी अब सरकार से की है और उनका साफ कहना है कि जब तक उनकी बेटी को न्याय नहीं मिलेगा वो हर संभव कानूनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। दरअसल नैनीताल हाई कोर्ट से वापस श्री कोर्ट घर जाने के दौरान अंकिता के पिता वीरेंद्र सिंह भंडारी और माता सोनी देवी ऋषिकेश स्थित कोयल घाटी में पिछले 41 दिनों से चल रहे धरना स्थल पर पहुंचे और यहां उन्होंने बेटी को न्याय दिलाने के लिए अनशन करने वाली मातृशक्ति का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि बेटी को न्याय दिलाने में लगातार देरी होती हुई दिखाई दे रही है। सरकार उनकी मांग पर भी ध्यान नहीं देने को तैयार है और एसआईटी की जांच भले ही सरकार करा रही है, लेकिन उन्हें एसआईटी की जांच पर भरोसा नहीं है। जो 70 साल के आसपास जो बुजुर्ग हमारी बहन थी, उनको यहाँ से घसीटा हुआ था। तो मैं उन्हीं प्रशासन से कहना चाहता हूँ कि जिस तरह आपने मेरी शकुंतला दीदी को यहाँ से घसीटते हुए ले गए, उसी तरह क्या आप उन पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर, अंकित को घसीट के ले गए? उनके साथ ही ऐसे ही न्याय होना चाहिए था कि उनको भी घसीट के लाते। लेकिन मेरा बड़ा दुख है कि मैं शकुंतला रावत को जो यहाँ से घसीटते हुए ले गए। पर मैं मातृशक्ति, युवा शक्ति से ये अनुरोध करता हूँ कि जब तक अंकिता भंडारी को न्याय नहीं मिले तो तब तक आप यहाँ पे धरना पे असर पे बैठें और मेरा साथ दें और कंधे से कंधे साथ मिलाएं। तब तक मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ और मुझे सीबीआई की जांच की चाहिए और इन 3 दरों के नार्को टेस्ट किया जाए, अब वीआईपी का पता चले। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दीपक नारंग हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, लगातार अंकिता के परिजन जो हैं, अंकिता के जो माता पिता हैं, वो न्याय में हो रही देरी की वजह से नाराज नजर आ रहे हैं, प्रशासन से नाराज नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अब उन्हें एसआईटी की टीम पे भरोसा नहीं है। क्या कुछ जानकारी है, विस्तार से बताइए। देखिए, अंकिता भंडारी हत्याकांड जो है वो पूरे उत्तराखंड नहीं बल्कि पूरे देश में इस समय पे जो है चर्चा का विषय बना हुआ है और सड़कों पर उतरकर लोग अंकिता को न्याय दिलाने की लगातार मांग कर रहे हैं। और लोगों का साफ कहना है कि इसमें जो एसआईटी का गठन किया गया है वो केवल जो अंकिता हत्याकांड में वीआईपी है उसको बचाने के लिए किया गया है, इस प्रकार के आरोप लग रहे हैं और वो एसआईटी की जांच पर जो है बिल्कुल विश्वास नहीं कर रहे हैं। इसलिए अंकिता के माता पिता आज जो है नैनीताल हाई कोर्ट से पौड़ी जाते समय, वापस घर जाते समय अपने ऋषिकेश में रुके, जहां अंकिता को न्याय दिलाने के लिए एक धरना प्रदर्शन चल रहा था और अनशन चल रहा था उसके लिए। और इस बीच उन्होंने साफ कहा कि वो चाहते हैं कि इस मामले में सीबीआई की जांच हो और साथ साथ में जो आरोपी हैं अंकिता भंडारी हत्याकांड के, उनका जो है नार्को टेस्ट किया जाए, जिससे इसमें कि मामले में दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। उनका साफ कहना है कि अभी तक जो
जांच हो रही है उसमें अभी तक जितनी भी उनको जानकारी मिली है उससे वो संतुष्ट नहीं है, इसलिए वो चाहते हैं कि ये लड़ाई जो है वो डटकर लड़ी जाए। किसके लिए वो किस हद तक भी जाना चाहें तो वो जाएंगे। उन्होंने लोगों से अपील करी है कि जिस प्रकार से अब तक वो मजबूती उनको दे रहे हैं एक न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए, इस प्रकार उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहें। और उन्होंने लोगों का आभार भी व्यक्त किया कि वो अंकिता को न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर है, क्योंकि ये लड़ाई अब केवल एक अंकिता की नहीं रह गई है बल्कि पूरे राज्य और देश की अंकिता के लिए है, क्योंकि भविष्य में उनके साथ इस प्रकार की अनहोनी ना हो, इसलिए इस लड़ाई को लड़ना अब बेहद ज्यादा जरूरी हो गया है। इसलिए उन्होंने अपनी मांग को पुरजोर से सरकार के सामने फिर से रखा है कि मामले में सीबीआई जांच हो और जल्द से जल्द जो है इसके अंदर अब आरोपियों को नार्को टेस्ट भी होना चाहिए। ठीक है दीपक, हम ये भी जानना चाहेंगे कि एसआईटी की टीम की तरफ से अभी तक की जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आई है? देखिए, एसआईटी की टीम की ओर से अभी तक कुछ भी तरह से कोई खुले तौर पे जो है अभी तक जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है। हालांकि करीब 1 महीने पहले जब उन्होंने प्रेस वार्ता की थी तब ये बताया गया था कि इस मामले में जल्द से जल्द जो है सबूतों को जुटाकर चार्जशीट जो है वो कोर्ट में पेश की जाएगी, लेकिन अभी तक चार्जशीट जो है वो कोर्ट में पेश नहीं की गई है। और उसके बाद से अभी तक इसके अंदर कोई जानकारी एसआईटी ने सार्वजनिक नहीं करी है कि आखिरकार इसमें क्या है। एसआईटी के ऊपर शुरू से यही आरोप लग रहे हैं कि घटना के वक्त पुलिस ने जो साक्ष्य मौके से जुटाए थे उसके बाद एसआईटी का गठन केवल नाम मात्र किया गया है और एसआईटी ने कोई सबूत नहीं जुटाए हैं। हालांकि एसआईटी का अपना अलग दावा है। एसआईटी का साफ कहना रहा है कि अंकिता को न्याय दिलाने के लिए वो भरसक प्रयास कर रहे हैं और किसी भी प्रकार का कोई सबूत और गवाह इसमें न छूटे, इसलिए उनको चार्जशीट दाखिल करने में उस समय पर बताया गया था कि देरी हो रही है। लेकिन अब जितनी लेट स्टेज में होती जा रही है और मामले को ठंडा रस्ते में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, तो उनके माता पिता जो है अब वो गुस्से में नजर आ रहे हैं। वो सरकार के खिलाफ भी हैं नजर आ रहे हैं और अफसरों के खिलाफ भी। उनका साफ कहना है कि अगर इस प्रकार से हिला हवाली होगी तो कितना लेट होगा। जब वो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं तो उसमें सरकार की मंशा यदि इसमें साफ है तो वो इसमें सीबीआई की जांच करवा दे, लेकिन सरकार जो है उनकी मांग पे ध्यान नहीं दे रही है। इसलिए जो है अंकिता के माता पिता काफी सरकार से नाराज दिखाई दे रहे हैं। ठीक है दीपक, 1 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है लेकिन अभी भी एसआईटी की टीम की तरफ से कुछ भी स्पष्ट रूप से सामने निकल कर नहीं आ रहा है। उत्तराखंड पुलिस प्रशासन और एसआईटी का हाथ खाली है। कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन पे सवाल उठना लाजमी है। शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हम आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुनि की रेती थाना पुलिस छात्रों को लगातार नशे के दुष्परिणाम और ट्रैफिक नियमों की जानकारी देकर जागरूक करने के प्रयास में जुटी हुई है। आज पावकी देवी राजकीय इंटर कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम के दौरान छात्रों को नशा नहीं करने की शपथ भी दिलाई गई है। और आपको बता दें कि आज मुनि की रेती थाना पुलिस पावकी देवी राजकीय इंटर कॉलेज पहुंची है। पुलिस ने छात्रों को सबसे पहले नशे के दुष्परिणामों की जानकारी दी है। फिर वर्तमान समय में लगातार बढ़ रहे ऑनलाइन खरीदारी के प्रचलन को देखते हुए साइबर अपराध के बारे में भी जागरूक किया है। छात्रों को ट्रैफिक नियमों की भी जानकारी दी गई है और गौरा शक्ति और पुलिस ऐप के बारे में भी जानकारी देकर छात्रों को जागरूक किया गया है। इंस्पेक्टर रितेश शाह ने बताया है कि नशे के रोकथाम के लिए लोगों का जागरूक होना जरूरी है, इसलिए पुलिस स्कूलों में जाकर सबसे पहले छात्रों को जागरूक करने का प्रयास कर रही है, क्योंकि छात्र जीवन की मजबूती भविष्य की आधारशिला होती है। का विरोध करूंगा, शपथ लेता हूँ कि मैं अपने जीवन में कभी भी किसी प्रकार के नशे का सेवन नहीं करूंगा। समाज में नशे का विरोध करूंगा। अपने परिजनों एवं समाज को भी नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करूंगा। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। जनपद रुद्रप्रयाग के अगस्त मोनी थाना क्षेत्र अंतर्गत संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हुई महिला वंदना देवी की हत्या हुई है। उसके प्रेमी चंद्रमोहन ने जहर देकर वंदना देवी को मौत के घाट उतार दिया है और खुद मौके से फरार हो गया है। इस पूरे मामले का खुलासा एसपी रुद्रप्रयाग विशाखा अशोक भदाणे ने किया है और उन्होंने बताया है कि 20 नवंबर को महिला की गुमशुदगी का मामला पुलिस के सामने आया है। कॉल डिटेल निकालने पर महिला की एक युवक के साथ कई सालों से लंबी बातचीत की जानकारी पता चली है। नंबर के आधार पर पुलिस ने चंद्रमोहन नाम के व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ की,
तो उसने वंदना देवी की हत्या करने का जुर्म कबूल किया है। पूछताछ में आरोपी ने पुलिस को बताया है कि वंदना देवी का उसके साथ कई सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा है और वो 17 नवंबर के दिन अपने पति को छोड़कर उसके पास जबरदस्ती रहने आ गई और समझाने के बाद जब वंदना घर जाने के लिए नहीं मानी तो फिर चंद्रमोहन ने अपनी जान छुड़ाने के लिए धोखे से वंदना को धनसाली के पास जंगल में ले जाकर जहर पिला दिया। जब वंदना मर गई तो वो मौके से फरार हो गया है। को हमारे पास सूचना आई थी कि एक महिला जो है अगस्त महीने से, वंदना नाम है इसकी मिसिंग की कंप्लेंट उनके परिवार वालों ने दी थी, जिसके आधार पे पुलिस ने जो है इसकी पहचान इसको ढूंढना स्टार्ट किया। उस पर हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिली, उस आधार पे हम एक व्यक्ति जो है इसको अरेस्ट किया था और उसकी निशानदेही पे जो है हमने महिला का जो मृतदेह है और डेड बॉडी जो है वो बरामद भी की है। इसमें हमने मुकदमा। और शहर के प्रतिष्ठित व्यापारी धीरज मखीजा के घर से एक के बाद एक 2 स्कूटी चोरी करने वाला शातिर चोर को पुलिस और एसओजी देहात की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने दोनों स्कूटी भी ARTO कार्यालय के पास जंगल से बरामद कर ली है। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया है, जहां कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने आरोपी को जेल पहुंचा दिया है। कोतवाल रवि सैनी ने बताया है कि आरोपी ने पूछताछ में खुद को नशे का आदी होना बताया है और नशे की लत को पूरा करने के लिए ही आरोपी ने चोरी की वारदात को जुर्म भी कबूल किया है। आरोपी की पहचान गगन निवासी नई जाटव बस्ती ऋषिकेश के रूप में हुई है। कोतवाल ने बताया है कि आरोपी के आपराधिक इतिहास की जानकारी भी जुटाई जा रही है। मामले का खुलासा करने वाले टीम में मुख्य रूप से सब इंस्पेक्टर विनेश कुमार और एसओजी देहात प्रभारी दीपक धारीवाल ने अहम भूमिका निभाई है। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। इस वक्त की बड़ी खबर पिथौरागढ़ से सामने आ रही है। पिथौरागढ़ जिले के धारचूला में हुआ भीषण अग्निकांड। 14 दुकानें आग की चपेट में आने से हुई खाक। देर रात ये भीषण अग्निकांड हादसा हुआ है। शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा। आग लगने का कारण 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। घटना में व्यापारियों को हुआ लाखों का नुकसान। पिथौरागढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। पिथौरागढ़ जिले के धारचूला में भीषण अग्निकांड। 14 दुकानें आग की चपेट में आने से हुई खाक। देर रात हुआ ये भीषण अग्निकांड। शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा। आग लगने का कारण 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। घटना में व्यापारियों को हुआ लाखों का नुकसान। पिथौरागढ़ से खबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। पिथौरागढ़ जिले के धारचूला में भीषण अग्निकांड हुआ है और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अर्जुन सिंह रावत हमारे साथ जुड़ गए हैं। अर्जुन, पिथौरागढ़ में भीषण अग्निकांड हुआ है जिसमें 14 दुकानें जो हैं वो जलकर खाक हो गई है। इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है आपके पास, बताएं। जी, कल रात्रि 1 बजे हुए भीषण आग लगने से जो यहाँ पर 14 दुकानें थी जलकर खाक हो चुकी हैं। इसमें जो नगर पालिका परिषद धारचूला द्वारा बनाई गई आवंटित 3 दुकानें थी छोटी फल व्यवसायों के लिए। ठीक है, इसमें कितने का नुकसान हुआ है? जी, जो यहाँ पर नगर पालिका द्वारा आवंटित दुकानें थी 14 दुकानें थी जिसमें से 12 दुकानें जलकर खाक हो चुकी हैं और वहाँ पे जो अभी तक जो प्रशासन द्वारा नुकसान का आकलन किया गया है 60 से 70 लाख का नुकसान का आकलन किया गया है। अच्छा, ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हम आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। एक बार आपको फिर से बता दें कि पिथौरागढ़ में भीषण अग्निकांड हुआ है और इस अग्निकांड में 14 दुकानें जलकर खाक हो गई हैं। देर रात ये भीषण अग्निकांड हुआ है और शॉर्ट सर्किट आग लगने का कारण बताया जा रहा है। 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। घटना में व्यापारियों को लाखों का नुकसान हुआ है। बड़ी खबर पिथौरागढ़ से आपकी टीवी स्क्रीन पे है। पिथौरागढ़ जिले के धारचूला में ये भीषण अग्निकांड हुआ है।
तस्वीर आप देख सकते हैं, आपके टेलीविजन स्क्रीन पे एक साइड पे ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, अग्निकांड की ये तस्वीर दिखा रहे हैं। पिथौरागढ़ जिले के धारचूला की ये तस्वीर है, जहां पर देर रात भीषण अग्निकांड हुआ है और इसमें 14 दुकानें जलकर खाक हो गई हैं। शॉर्ट सर्किट आग लगने का कारण बताया जा रहा है और 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। इस पूरी घटना में व्यापारियों को लाखों का नुकसान हुआ है। पिथौरागढ़ के धारचूला की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर देर रात भीषण अग्निकांड हुआ है और इस अग्निकांड में 14 दुकानें आग की चपेट में आ गई है और जिससे लाखों का नुकसान व्यापारियों को हुआ है। हालांकि आग लगने का कारण अभी तक शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। तस्वीरें देख सकते हैं, पिथौरागढ़ के धारचूला की यह तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पे है, जहां 14 दुकानें आग की चपेट में आ गई है और 14 दुकानें जो है वो आग की चपेट में आने से जलकर खाक हो गई है। देर रात ये अग्निकांड हुआ है, शॉर्ट सर्किट इसकी वजह बताई जा रही है और 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पे काबू पाया गया है। और मेरे साथ देवभूमि उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।